इतिहास में देखो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल डिफीट का सामना किया, लेकिन क्या फिजिकल डिफीट से उस देश का अंत हो गया, उस नेशन का अंत हो गया? आंसर है नो। लेकिन देखो, जब किसी देश ने, किसी नेशन ने साइकोलॉजिकल डिफीट का सामना किया ना, तो मान लीजिए उस देश का अंत हो गया। ये देखो एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, तो इसलिए हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फिजिकल डिफीट का मतलब होता है कोई देश युद्ध में हरा दिया जाता है, उसकी टेरिटरी उससे छीन ली जाती है, उसके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया जाता है। किसी भी देश के लिए देखो ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इससे उस देश का अंत हो जाएगा। आप जर्मनी का एग्जाम्पल लीजिए, आप जापान का एग्जाम्पल लीजिए, कितनी बुरी तरह से इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार का सामना किया, लेकिन दोनों देशों ने बाउंस बैक किया। क्योंकि देखो, जब तक उस देश के लोगों में अपने देश के लिए प्यार है, लव है, जब तक उनके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट जिंदा है, वो देश फिर से खड़ा हो सकता है, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हुआ हो। अगर लोगों का बिलीफ स्ट्रांग है ना, अपने देश के लिए प्यार है, डेडिकेशन है, तो फिर से वो देश खड़ा होगा। बट देखो, साइकोलॉजिकल डिफीट कुछ अलग होता है। इसका मतलब है जब किसी देश के लोग अंदर से टूट जाते हैं, जब उनका अपने देश पर से, अपने आप पर से विश्वास उठ जाता है, जब वो ये मान लेते हैं कि हाँ हम तो हार गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये तो देखो वो पॉइंट होता है जहां देश सिर्फ फिजिकल रूप से ही नहीं बल्कि मेंटल रूप से भी हार जाता है। ये देखो खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी देश बिल्डिंग से नहीं बनता, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता। देश बनता है सोच से, देश बनता है जनता का एटीट्यूड क्या है, अपने देश के प्रति प्यार क्या है, क्या सेक्रीफाइस की भावना है या नहीं है, उन सब से देश बनता है। आप देखो भारत का एग्जाम्पल लीजिए, कितने इन्वेडर्स आए जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया। अंग्रेजों ने 200 साल तक इंडिया पे राज किया, लेकिन लोगों में भावना थी। आज देखो इंडिया कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। ये चीज देखो इंडिविजुअल लेवल पे भी लागू होती है, ना सिर्फ देश के लेवल पे। फिजिकली बाहर कोई इवेंट हुआ है हमारे साथ में, हमारा नुकसान हो गया है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम मेंटली नहीं हार जाते हैं। अंदर से अगर हम हाई स्टेट में है ना, पूरे जोश में है, तो बाहर की इवेंट उतना असर नहीं डालती है। थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना फर्क नहीं होता है। यहां पे देखो, नेशन को मैंने देश बोल दिया, लेकिन आपको भी पता है डिटेल में जाओगे, पॉलिटी पढ़ोगे तो चीज़ों में फ़र्क होता है। नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन कोड समझाना था तो सेम चीज़ हमने कंसीडर की। आज की डेट देखो है 16 अप्रैल। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है एपीकल्चर से संबंधित। दूसरा आर्टिकल ये हिंदू का है, आर्कटिक मिशन से संबंधित। और तीसरा इंडियन डायस्पोरा से संबंधित। आज देखो फाइनली यूपीएससी का रिजल्ट भी आने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या शायद डर के चलते आज आप इस वीडियो को ना भी देख रहे हो। खैर, मिलते हैं रिजल्ट आने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एपीकल्चर से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में आर्टिकल में कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में जितना हनी यानी शहद प्रोड्यूस होता है ना, आधा तो देखो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। और जितना प्रोड्यूस होता है इंडिया में हनी, ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही हो जाता है। एक खास बात यह है, उतना तेजी से देखो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है हनी का हमारे देश में, जितना तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मैं आपको डेटा की सहायता से बताता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 2005-06 से लेकर 2022-23 के बीच में हनी का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना, 77,000 टन से 1,33,000 बढ़ चुका है, यानी 72% प्रोडक्शन बढ़ चुका है 2005-06 से अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन एक्सपोर्ट देखिए, एक्सपोर्ट जहां 2005-06 में 43,000 टन हनी का हो रहा था, जो अब बढ़ के 80,000 टन का हो गया है, यानी एक्सपोर्ट में 86% की बढ़ोतरी है। उतना तो प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा जितना कि एक्सपोर्ट बढ़ गया। और एपीकल्चर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। एपीकल्चर मतलब बी कीपिंग, मतलब मक्खी पालन। काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और आज के समय में ना इंडिया पूरे वर्ल्ड में 6ठे नंबर पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है शहद का।
हालांकि देखो, एक्सपोर्ट करने का ना पोटेंशियल अभी भी काफ़ी ज़्यादा है अगर इंडिया कुछ चीज़ों पे ध्यान दे तो। जैसे सबसे पहले पूरी जो डोमेस्टिक वैल्यू चेन है ना, उसको और दुरुस्त करना होगा। पूरी डोमेस्टिक वैल्यू चेन, प्रोडक्शन से लेके शहद की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग कैसे की जाती है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, हर एक चीज़ में सुधार लाएं तो एक्सपोर्ट और भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी इंडिया जितना हनी एक्सपोर्ट करता है ना, देखो 80% तो सिर्फ यूएसए को जाता है, लेकिन अभी भी बहुत दूसरी मार्केट्स हैं जो अनटेप्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो हमारे देश में ना यार कुछ जो हनी प्रोड्यूसर है ना, वो गंद मचाते हैं यार। वो क्या करते हैं, हनी के साथ में ना शुगर सिरप मिक्स कर देते हैं, क्योंकि शुगर सिरप जो है वो तो आता है सस्ता, पैसा बचाने के चक्कर में वो ऐसा कर देते हैं। लेकिन इंडिया का ना ब्रांड खराब हो जाता है कि इंडिया से शहद मंगवाया था, वो तो यार मिलावट होके आया है, अडल्ट्रेशन है उसमें, तो कितना नुकसान होता है। ब्रांड इमेज हमारी खराब होती है। जिसने विश्वास करके परचेज किया कि मुझे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, उसको वो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते। तो इस चीज़ को एड्रेस करने की आवश्यकता है ताकि इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े इस मिलावट की वजह से। नेक्स्ट, अभी ना जो मक्खी पालन है ना, वो कुछ ही राज्यों तक सीमित है, जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र। लेकिन इसे ना दूसरे एरियाज में भी स्प्रेड करने की आवश्यकता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है, बहुत फूल मिलते हैं वहाँ पे, ये राइटर बोलते हैं। ये डेटा तो मैंने आपको दिखाई दिया, यही डेटा है। नेक्स्ट, राइटर कहते हैं देखो हनी की ना डिमांड बढ़ती जा रही है, उसका रीजन बहुत सारे हैं। सबसे पहले लोगों में ना अवेयरनेस आई है कि यार हनी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और शुगर का अच्छा अल्टरनेटिव है, हेल्दियर अल्टरनेटिव है हनी, तो इसे यूज़ करना चाहिए। हनी का यूज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बढ़ता जा रहा है। और ख़ास करके महामारी जब आई ना कोविड की, उसके बाद शहद का इस्तेमाल एकदम से ज़्यादा होने लगा, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है हनी। इस वजह से लोगों को ये महसूस हुआ कि इम्यूनिटी हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मतलब कि कई बार हार्मफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको नुकसान पहुंचाता है शहद। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो कि देखो एक इफेक्टिव सैनिटाइजर है। आयुर्वेद में नेचुरल हनी के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, जैसे खांसी, अस्थमा, हिचकी, आई इन्फेक्शन, डायबिटीज़, मोटापा, कीड़े लग गए पेट में, उल्टी, डायरिया, इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के काम आता है नेचुरल शहद। आजकल तो देखो नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है बी कीपिंग में भी। जैसे पहले तो ना मक्खी के छत्ते से शहद मैनुअली निकाला जाता था, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सट्रैक्टर आ गए हैं जिनकी सहायता से शहद बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। समझ गए? और इसके अलावा देखो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, हनी बीज की ना क्रोप्स के साथ में, हॉर्टिकल्चर क्रोप्स के साथ में, फूलों के साथ में ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। क्या क्या होता है वो भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे, जैसे मक्खी जो है फूल के ऊपर बैठती है, फूल से मक्खी को क्या मिलता है? नेक्टर मिलता है जो शहद का मेन इंग्रेडिएंट है। पोलन मिलता है, पोलन से मक्खी को प्रोटीन वगैरह मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं। इसके अलावा जब मेल मक्खी बैठता है ना यहाँ पे फूल के ऊपर, तो पोलन लेता है, कलेक्ट करता है, लेकिन जब वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है ना, तो दूसरे फूल पर कुछ जो पोलन ग्रेन्स है ना वो बिखर जाते हैं, जिससे फूल का भी पोलिनेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से जहां मक्खियों को फूलों से बहुत कुछ मिलता है और फूलों को भी फायदा होता है मक्खियों से। ये देखो जो मैंने बताया वो इसी स्लाइड में लिखा हुआ है। मक्खियों को क्या मिलता है? फूलों से नेक्टर मिलता है, पोलन मिलता है, और फूलों को और क्रोप्स को क्या मिलता है? मक्खियों से उनको पोलिनेशन में मदद मिलती है। तो आजकल तो देखो ऐसा सिस्टम भी आ गया है, माइग्रेटरी बी फार्मर्स हैं, मतलब अपनी गाड़ी में ना वो मक्खी का छत्ता रखते हैं और अलग अलग खेतों में लेके जाते हैं, जहाँ पे फूल वगैरह हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। फ़ायदा ये होता है जहाँ देखो वो अपना मक्खी का छत्ता लेके जाते हैं गाड़ी में, तो वहाँ की फसलों को तो पोलिनेशन में मदद मिलती है जैसे मैंने आपको बताया, और मक्खियों को भी नई नई जगह से शहद मिलता रहता है। ये फ़ायदा होता है।
तो ये कंसेप्ट काफ़ी प्रचलित हो रहा है, माइग्रेटरी बी फार्मर्स का, जो मक्खी का छत्ता लेके घूमते रहते हैं इधर उधर। इनफैक्ट देखो राइटर बोलते हैं 1/3 जो ह्यूमन डाइट है ना, वो मतलब जितना हम क्रोप्स कंज्यूम करते हैं ना, उसमें से ऑलमोस्ट 33% यूं मान के चलिए बी पोलिनेशन का ही प्रोडक्ट है, समझे। कई बार तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं बल्कि शहद की वैल्यू कम है, लेकिन बी यानी मक्खियां जो पोलिनेशन में मदद करती हैं ना, उनकी वैल्यू बल्कि और भी ज़्यादा है, जो हालांकि डायरेक्टली काउंट नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू है उस चीज़ की जो मक्खियां पोलिनेशन में मदद करती हैं। फिर राइटर बोलते हैं 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था स्वीट रेवोल्यूशन का। जैसे देखो हरित क्रांति है, दूध के लिए वाइट रेवोल्यूशन है, तो उन्होंने आह्वान किया था स्वीट रेवोल्यूशन। इसके लिए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इस्टाब्लिश किया गया, नेशनल बी बोर्ड इस्टाब्लिश किया गया। इस सेक्टर में यानी एपीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन लाया गया ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सके, ज़्यादा शहद प्रोड्यूस किया जा सके। तो इन बॉडीज़ ने ना काफ़ी अच्छा काम किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। जैसे इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स का नेटवर्क इमर्ज होकर आया है, बी कीपर्स के कलेक्टिव्स बन गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गए हैं, अलग अलग तरह की फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, स्टार्टअप्स इमर्ज होकर आए हैं शहद के क्षेत्र में। तो पोटेंशियल देखो एपीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के आर्कटिक मिशन से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो दिसंबर 2023 में ना 4 इंडिया के साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट में, वो नॉर्वे के ओस्लो शहर में पहुंचे। मकसद देखो ये था कि ना विंटर एक्सपीडिशन के लिए अपने आप को ठंड से एडेप्टेबल किया जाए, एक्लिमेटाइज किया जाए। हमारा ना इंडिया का हिमाद्री नाम का एक रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पे, नॉर्वे के स्वालबार्ड में इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस है ना, वहाँ पर इंडिया का ये रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री। देखो अभी तक ना इंडिया समर एक्सपीडिशन तो यहाँ पे भेजता आया था, लेकिन पहली बार था कि इंडिया ने यहाँ पर विंटर एक्सपीडिशन भेजने की सोची। मतलब विंटर सीजन में भी साइंटिस्ट को वहाँ पे भेजने का सोचा ताकि साइंटिस्ट विंटर सीजन में भी रिसर्च कर सकें। अब देखो विंटर सीजन में रिसर्च करने की बहुत चुनौतियाँ हैं। टेम्परेचर यहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, पोलर नाइट्स तक रहती हैं, पोलर नाइट्स में कई कई दिनों तक सनराइज नहीं होता, एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ सनराइज भी नहीं। बहुत चुनौतीपूर्ण होता है यहाँ पर सर्दियों के सीजन में काम करना। लेकिन देखो फाइनली मार्च 2024 में इन साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली इंडिया का पहला विंटर एक्सपीडिशन कंप्लीट किया आर्कटिक में। लेकिन राइटर एक क्वेश्चन भी रेज करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? दशकों से ये डिबेट चल रही थी कि आर्कटिक में इंडिया को विंटर एक्सपीडिशन भी भेजना चाहिए। पिछले 10 सालों से ये डिबेट चल रही थी, लेकिन इंडिया के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने कोई रीजन नहीं ढूंढा यहां पे विंटर एक्सपीडिशन भेजने के लिए। आखिरकार अब एकदम से क्या हुआ सरकार को कि सरकार ने यहां पे विंटर एक्सपीडिशन भेज दिया? इतना समय क्यों लगा इंडिया को यहां पे विंटर एक्सपीडिशन भेजने में? राइटर कहते हैं सरकार को देखो ये चीज पता लग गई डेटा की सहायता से कि आर्कटिक जो है ना वो पहले जितना सोचा था ना उससे भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। और एक चीज, आर्कटिक सी में जितना तेजी से बर्फ पिघल रही है ना, उसका इफेक्ट देखो इंडियन मानसून पे, हिमालयाज में जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से डायरेक्ट लेना देना है। तो इस वजह से इंडिया को लगा कि यार अभी तक हम जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, आर्कटिक में हम विंटर एक्सपीडिशन नहीं भेज रहे थे, अब हमें भेजने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। देखो आर्कटिक में बर्फ पिघलने से ना जो नॉर्दर्न सी रूट्स है ना वो अब ओपन हो रहे हैं। ये देखो, तो इन नॉर्दर्न सी रूट्स के ओपन होने से ना टाइम काफ़ी बचेगा। रशिया अगर सामान भेजता है दूसरे देशों में तो शॉर्टकट रूट मिल जाएगा
आर्कटिक में बर्फ पिघलने की वजह से ये रूट्स ओपन हो जाएंगे। फायदा देखो इंडिया को भी हो सकता है, रशिया समेत दूसरे देशों से व्यापार में। इंडिया की शिपिंग कंपनीज की जहां पे कॉस्ट कम होगी, टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा, सिक्योरिटी कॉस्ट बचेगी, बहुत सारे फायदे हैं। तीसरा रीजन है जियोपॉलिटिक्स, जिसकी वजह से इंडिया का ध्यान आर्कटिक में है, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पे बढ़ा रहा है और रशिया ने ना चाइना को नॉर्दर्न सी रूट्स में एक्सपेंडेड एक्सेस दे दी है। इस वजह से इंडिया की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है और ये उस समय हुआ है जब देखो ऑलरेडी इस रीजन में टेंशंस हैं यूक्रेन और रशिया युद्ध के कारण। यहां पे ना कोला पेनिनसुला में ना रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। रशिया इन न्यूक्लियर वेपन्स की सहायता से डेटरेंस क्रिएट करता है, दूसरे देशों में डर पैदा करता है, हमसे मत टकराना भाई, हम न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देंगे। और इस वजह से यहां पे न्यूक्लियर वेपन्स रशिया ने डिप्लॉय किए हुए हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है। इंडिया तो देखो वैसे बढ़िया ही रिलेशन मेंटेन करके चल रहा है रशिया के साथ भी और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी। लेकिन इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया देखो आर्कटिक में न्यू कमर नहीं है। इंडिया ने 1920 में स्वालबार्ड ट्रीटी साइन की थी पेरिस में। इसके बाद 2007 में इंडिया ने अपना पहला रिसर्च मिशन यहां पे लॉन्च किया ताकि आर्कटिक की माइक्रोबायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस और जियोलॉजी, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जा सके। एक साल बाद इंडिया पहला ऐसा डेवलपिंग कंट्री बन गया चाइना के अलावा जिसने आर्कटिक में अपना रिसर्च बेस इस्टेब्लिश किया। और 2013 में आर्कटिक काउंसिल में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया। 2014 में देखो इंडिया ने यहां पे मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की स्वालबार्ड में और 2016 में एक एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की। तो कई बार ये पूरा जो जर्नी है ना, कब कब इंडिया आर्कटिक में कैसे इन्वॉल्व हुआ, ये लिखने के काम आ जाती है। बढ़िया है। ये जो इंडिया के रिसर्च स्टेशन है ना, यहां पे ये स्टडी कर रहे हैं कि आर्कटिक में जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनका हिमालयाज पे और इंडियन मानसून सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। देखो यहां पे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है आर्कटिक में और एक्सपर्ट्स ना डिवाइडेड हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आर्कटिक के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, इससे पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं सस्टेनेबली हमें यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, इससे मानव सभ्यता की भलाई होगी। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। अभी देखो आर्कटिक काउंसिल का चेयर ना नॉर्वे है, मतलब चेयरमैनशिप अभी नॉर्वे के पास में है। नॉर्वे के साथ में हमारे काफ़ी बढ़िया रिलेशंस हैं। लेट 1980s के बाद से ही 1986, 87, 88 तब से लेके अभी तक दोनों देशों ने काफ़ी कोलैबोरेशन की है आर्कटिक में भी और अंटार्कटिक में भी। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है यानी बदलती जो परिस्थितियां हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दोनों देशों ने कोलैबोरेट किया है 1980s के बाद से ही। इवन इस चीज पे भी फोकस किया है आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो बदलती क्लाइमेट सिचुएशंस हैं उनसे साउथ एशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया की देखो प्रेजेंट पॉलिसी ये है आर्कटिक में जो देश आते हैं ना, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इन सब के साथ ना कोऑपरेट किया जाए ग्रीन एनर्जी में और दूसरी क्लीन इंडस्ट्रीज में, ताकि इंडिया अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे साबित कर सके कि इंडिया एक मैच्योर कंट्री है जो अपना फ़ायदा नहीं देखता, पूरे वर्ल्ड का फ़ायदा देखता है। इस वजह से इंडिया कमिटेड है एमिशंस को कम करने में, ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करने में। फिर बात आती है डेनमार्क और फिनलैंड की। इन दोनों देशों के साथ भी इंडिया का कोलैबोरेशन अच्छा है काफ़ी सारे एरियाज़ में, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। कई लोग ये सोचते हैं नॉर्वे के साथ बढ़िया पार्टनरशिप जो इंडिया की है, इसकी सहायता दे देखो इंडिया आर्कटिक काउंसिल के वर्किंग ग्रुप में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। आर्कटिक काउंसिल के जो वर्किंग ग्रुप्स हैं ना, वो इस प्रकार के इश्यूज पे काम करते हैं जैसे ब्लू इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबल सोर्स डेवलपमेंट। तो इंडिया भी इन एक्टिव ग्रुप्स में बढ़िया से पार्टिसिपेट कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। नेक्स्ट, वैसे देखो भारत सरकार इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि आर्कटिक में सी बेड माइनिंग यानी नीचे समुद्र का जो बेड है वहाँ से माइनिंग और सोर्स एक्सप्लोइटेशन की जानी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल मैनर में, ताकि यहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। तो कहने का मतलब ये है देखो काफ़ी स्कोप है, काफ़ी पोटेंशियल है दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन का,
ताकि आर्कटिक का बढ़िया से फ़ायदा उठाया जा सके। इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के मेनली देखो 6 पिलर्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च एंड क्लाइमेट और उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये 2 पिलर्स हो गए। बाकी 4 पिलर्स इस प्रकार से हैं, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसके बाद नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। बाद में फिर से बोला जाता है कि नॉर्वे इंडिया की मदद कर सकता है आर्कटिक में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में। इसके बाद नॉर्वे हमारी इसमें भी मदद कर सकता है कि यहाँ पे ना साइंटिफिक कम्युनिटी और इंडस्ट्री दोनों की आवश्यकताओं में एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाए। साइंटिफिक कम्युनिटी ये कहता है आर्कटिक को नुकसान ना पहुँचाओ, इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करो। तो दोनों की आवश्यकताओं में बैलेंस इस्टेब्लिश करने में नॉर्वे इंडिया की मदद कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। उसके बाद डिटेल से आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि इंडियन डायस्पोरा क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, सजेशंस क्या हैं, सब कुछ, बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, इंडियन डायस्पोरा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ऐसे लोग जिनका ओरिजिन इंडिया में है लेकिन अभी वो रहते इंडिया से बाहर हैं। हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पे बाहर हों, जॉब करने के लिए गए हों, वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि परमानेंट बेसिस पे वो दूसरे देशों में सेटल डाउन हो गए हों लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया में ही है। जैसे देखो, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो इंडिया के ही सिटीजन्स हैं लेकिन दूसरे देशों में सेटल्ड हैं 6 महीनों या फिर इससे ज़्यादा समय से। दूसरे नंबर पे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये फॉरेन सिटीजन्स हैं लेकिन उनके पूर्वज इंडिया से हैं, मतलब उनके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो इंडियन हैं। जैसे यूएस का कोई सिटीजन है अभी फिलहाल लेकिन उसके एंसेस्टर्स इंडिया से हों अप टू 3 जनरेशन। सबसे लास्ट में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी फॉरेन सिटीजन्स हैं लेकिन पहले वो इंडियन सिटीजन थे, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद वो दूसरे देशों में सेटल डाउन हो गए, फॉर एग्जांपल यूएसए में, यानी उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। सरकार ने क्या किया था, 2015 में पीआईओ और ओसीआई दोनों को मर्ज कर दिया था आपस में। आज के समय में पीआईओ और ओसीआई दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसका नाम है ओसीआई, यानी पीपल ऑफ या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कैटेगरी अब खत्म कर दी गई है। आज के समय में देखो, इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसका एक रीज़न जाहिर तौर पर यह है इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। संख्या की बात करें तो 31 मिलियन जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो रहते हैं दूसरे देशों में, जिसमें से 13 मिलियन तो एनआरआईज हैं, बाकी बचे हुए 18 मिलियन ओसीआई या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब एक ही कैटेगरी है। कंपैरिजन करें, देखो इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, मतलब वर्कर्स भी हैं दूसरे देशों में, ट्रेडर्स भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, कनाडा का एग्जांपल लीजिए, यूके का एग्जांपल लीजिए, स्टूडेंट्स भी हैं, टैकीज भी हैं, मतलब हर प्रकार के इंडियंस दूसरे देशों में अभी रहते हैं, और वो भी अलग अलग देशों में, यूएसए में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, गल्फ में, यूरोपियन यूनियन में, साउथ में, वेस्ट अफ्रीका में और गिरमितिया कंट्रीज में। गिरमितिया कंट्रीज कौन से कंट्रीज? देखो, ब्रिटिशर्स ना बहुत से इंडियंस को इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर लेकर गए थे दूसरे देशों में। इंडेंचर्ड लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर। जब स्लेवरी खत्म हो गई ना, तब ये कंसेप्ट निकल के आया था इंडेंचर्ड लेबर। इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था कि आप हमारे यहाँ पे काम करोगे प्लांटेशन में फॉर एग्जांपल, और इसके लिए आप सैलरी नहीं लोगे। अब रीजन कुछ भी हो सकता था डेथ हो सकता था कि बाद में लमसम कंपनसेशन ली जाएगी, या फिर कई बार क्राइम के जवाब में भी इंडेंचर्ड लेबर बना दिया जाता था कुछ लोगों को। गिरमितिया कंट्रीज का एग्जाम्पल है फिजी, मॉरिशस, जमैका, साउथ अफ्रीका, गुयाना, सुरीनेम। यहाँ पर ब्रिटिशर्स इंडियंस को लेके गए थे एज ए इंडेंचर्ड लेबर। इंडिया की जो अप्रोच है डायस्पोरा से एंगेज करने में वो 4C की है, केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट, कंट्रीब्यूट। अगर देखो हम हमारी पॉलिसी की बात करें कि डायस्पोरा की पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। 1950s में ना देश के लीडर्स की ये सोच थी कि जो भारतीय मूल के लोग दूसरे देशों में सेटल डाउन है ना, फॉर एग्जांपल यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। अगर भारत सरकार उनसे ज़्यादा घुलेगी मिलेगी ना, तो उन देशों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट
यूएसए में जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनसे ज़्यादा मिलेगी जुलेगी तो यूएसए को डर लगने लगेगा, यूएसए उन लोगों पर शक करने लगेगा। तो उस समय भारत सरकार ने डायस्पोरा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगता था कि होस्ट कंट्री यानी वो फॉरेन कंट्री जिसमें भारतीय रहते हैं वो नाराज हो जाएगी। नेक्स्ट, धीरे धीरे पॉलिसी चेंज होना स्टार्ट हुई। 1980s में भारत सरकार ने जो भारतीय बाहर थे ना उनको इनवाइट करना स्टार्ट किया कि आप भारत में आइए, वापस नेशन बिल्डिंग में आप अपना सहयोग दीजिए। जब नई शताब्दी स्टार्ट हुई 21वीं, उसमें तो देखो अप्रोच पूरी तरह से चेंज हो गई। अलग से मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड बने, प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाने लगा, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाने लगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड बना, एनआरआई फंड, वोटिंग राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन अब्रोड, बहुत सारी चीजें निकल कर आई। अब बेनिफिट्स की बात की जाती है, जो मैंने कहा था ना कि आगे आएंगे, ये आ गए हैं। देखो, जो भारतीय मूल के नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं ना, वो एक प्रकार से इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करते हैं। भारत के कल्चर का एम्बेसडर वो होते हैं, भारत के लिए गुडविल स्प्रेड करते हैं, भारत की सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करते हैं, होस्ट कंट्रीज के साथ में इंडिया के अच्छे संबंध बनाते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। जैसे इंडियन डायस्पोरा है यूएसए में, वो कोशिश करता है इंडिया यूएस के रिलेशंस अच्छे हों। 2000 के बाद में इंडिया यूएस के रिलेशंस एकदम से अच्छे हो गए ना। वैसे तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इंडियन डायस्पोरा भी एक मेजर फैक्टर है। रेमिटेंस आती है, पॉइंट हमने डिस्कस किया। भारतीय मूल के लोग जो बाहर काम करते हैं वो पैसे घर अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, हमें फॉरेन करेंसी में रिजर्व हासिल होता है, पैसा हासिल होता है। भारतीय मूल के लोग जो बाहर रहते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में इंडिया की आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इंडिया को सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करने की। जैसे इंडिया का कल्चर है, गाने हैं, वो दूसरे देशों में स्प्रेड करते हैं, तो दूसरे देशों को, लोगों को इंडिया का कल्चर को जानने का मौका मिलता है। ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी में रोल प्ले करते हैं। ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी मतलब नॉन गवर्नमेंट जो डिप्लोमेसी होती है, एनजीओ वगैरह की बैक चैनल से जो डिप्लोमेसी होती है, उसमें सहयोग करता है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा देश में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब देखो, चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ ऑथेंटिक डेटाबेस। कितने भारतीय मूल के लोग किस देश में रहते हैं, कोई कॉन्क्रीट डेटाबेस नहीं है। क्योंकि देखो, वैसे तो कायदे से सरकार बोलती है कि अगर आप दूसरे देश में रह रहे हो तो अपने आप को रजिस्टर करवाइए, लेकिन हर कोई रजिस्टर करवाता नहीं है। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। देखो, इंडियन डायस्पोरा तो बहुत डाइवर्स है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया, जैसे जब प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज होता है तो सारे अमीर अमीर लोग आते हैं। वर्कर्स जो दूसरे देशों में जैसे गल्फ में रहते हैं, ये भी तो प्रवासी भारतीय हैं, ये नहीं आते बेचारे, समझ गए। नेक्स्ट, नो क्लियर पॉलिसी। सरकार की बिना कोई निश्चित पॉलिसी नहीं है डायस्पोरा के ऊपर में। डायस्पोरा कई बार शिकायत करता है एम्बेसी से, भारी संख्या में वो शिकायतें अनएड्रेस्ड रहती हैं। नेक्स्ट, नो स्पेसिफिक स्कीम एग्जिस्ट फॉर रिहेबिलिटेशन। अब जैसे देखो, कोविड-19 की महामारी आ गई, गल्फ से लाखों इंडियंस वापस आ गए केरला में और दूसरे राज्यों में, उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। इनसफिशिएंट इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स तो सरकार काफ़ी चलाती है, इवेल्युएट नहीं करती क्या फ़ायदा हो रहा है डायस्पोरा को। चैलेंजेस इन क्राइसिस सिचुएशन, जैसे देखो, यूक्रेन में वार स्टार्ट हो गया, इतने सारे भारतीय वहाँ पे फंस गए थे, सरकार बड़ी मुश्किल से उनको निकाल पाई। लेकिन इसके लिए ना पॉलिसी पहले से फिक्स होनी चाहिए, जैसे भारतीयों को कैसे निकालना है, क्या अप्रोच रहने वाली है। ये बात सही है, वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच सही नहीं होती, लेकिन जब भी कोई क्राइसिस होता है ना, कैबिनेट की मीटिंग होती है, ये सब होने स्टार्ट हो जाता है, ऐसा एड हॉक प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोसीजर फ्रेमवर्क पहले से तैयार होना चाहिए कि इंडियंस वहां फंस गए हैं तो क्या अप्रोच होगी। अब लास्ट में देखो, सजेशंस की बात की जाती है। सबसे पहला सजेशन तो ये दिया जाता है, डायस्पोरा पे आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज करो। वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको यानी सरकार को गाइड करेगा कि कैसे डायस्पोरा से डील करना है, कैसे बढ़िया एंगेजमेंट करना है। दूसरे नंबर पे, अच्छे से डेटा को मेंटेन करो। ऑथेंटिक डेटाबेस होगा तो डायस्पोरा का अच्छे से ख्याल रखा जा सकता है, उनके लिए अच्छे से वेलफेयर स्कीम चलाई जा सकती है। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट्स। इन इवेंट्स को रिव्यू करो और हर एक तबके के डायस्पोरा को इन्वाइट करो, गरीब लोगों को भी, जो वल्नरेबल हैं उनको भी। नेक्स्ट, पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के जैसे स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो भी
पॉलिसी में पार्टिसिपेट करें, यानी डायस्पोरा से डील करना हो तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें कि कैसे हमें डायस्पोरा से डील करना है, किस प्रकार की पॉलिसी उनके लिए होनी चाहिए, इवन इम्प्लीमेंटेशन में भी। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम, ज़्यादा ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए और अच्छे से एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट, कल्चरल डिप्लोमेसी, जैसे देखो मान लीजिए अलग अलग देशों में हमारी जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि लोकल लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके इंडियन कल्चर के प्रति। इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, अब फॉर एग्जांपल देखो यूएई में इंडियन डायस्पोरा है तो वहाँ पे वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इन सब पे सरकार बढ़िया से असेसमेंट करे ताकि चैलेंजेस का पता लगे तो लोकल गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन किया जा सके उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। सबसे लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन स्कीम होनी चाहिए ताकि मुसीबत में डायस्पोरा वापस इंडिया लौट के आए तो उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, उनके पास जॉब हो करने के लिए। अब वैसे तो देखो सजेशंस डिस्कस कर लिए तो आर्टिकल का अंत हो जाना चाहिए, लेकिन अब ना थोड़े रीजन स्पेसिफिक चैलेंजेस डिस्कस किए जाते हैं जो कायदे से हमें पहले कर लेने चाहिए थे लेकिन रह गए तो अब कर लेते हैं। वेस्ट एशिया स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या क्या हैं? ऑयल के दाम कम हो रहे हैं सेल गैस के बूम की वजह से, तो उन देशों की ग्रोथ कम हो रही है जिस वजह से वहाँ पे जॉब्स कम होंगी, ऑलरेडी इंडियंस गए हुए हैं उनको वापस आना पड़ेगा। वेस्ट एशिया में आपको पता है कन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है। वेस्ट एशिया में खास करके कफाला लेबर सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई वर्कर इंडिया से काम करने के लिए गया, वहाँ पे एक लोकल स्पॉन्सर होगा जैसे एम्प्लॉयर है, वो सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस, वो इमिग्रेशन की सारी कंडीशंस उसी के हाथ में होगी, लोकल स्पॉन्सर के हाथ में। तो कई बार फिर वो इंडियन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो इंडिया विरोध करता है इस काफाला लेबर सिस्टम का। नेक्स्ट है नीता कतला। इसमें क्या होता है, सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जांपल लोकल एम्प्लॉयर्स को एक निश्चित संख्या में लोकल वर्कर्स को हायर करना जरूरी होता है। अब बात आती है यूएस, कनाडा, यूके, यहाँ पे क्या चैलेंजेस फेस करते हैं भारतीय डायस्पोरा के लोग। डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेसिज्म होता है, प्रोटेक्शनिज्म, वीज़ा के नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आसानी से वीज़ा नहीं मिलता, इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स का वायलेशन होता है, वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, वेज रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, मेडिकल और दूसरे इंश्योरेंस संबंधित प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये डायस्पोरा से संबंधित हमने आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है, इन वट वेज हैज़ द इंडियन डायस्पोरा इन्फ्लुएंस्ड द ग्लोबल परसेप्शन ऑफ इंडिया एंड हाउ हैज़ द परसेप्शन बेनिफिटेड इंडियाज इंटरनेशनल स्टैंडिंग। क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग से फ्रेम किया गया है ना। खैर एसेंस आप समझ गए होंगे ना कि इंडियन डायस्पोरा ने कैसे इंडिया की ग्लोबल परसेप्शन पे इन्फ्लुएंस डाला है और कैसे ये जो इन्फ्लुएंस डाला है इंडिया की परसेप्शन चेंज हुई है, उससे इंडिया का जो रुतबा है यानी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको कैसे फ़ायदा हुआ है। 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।